हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। ओके, तो अब तक के हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात किया एंड कंपेयर किया कि व्हाई सॉलिड्स आर सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा डिफरेंस देखा था एंड मेन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी की बात की थी। उसके बाद हमने सॉलिड को क्लासीफाई किया था दो पार्ट में। डू यू रिमेंबर कौन से पार्ट थे? एक पार्ट है क्रिस्टलाइन और दूसरा पार्ट है एमरफस। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपसे कहा था कि हम इस चैप्टर में मैक्सिमम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही बात करने वाले हैं, मतलब आगे का जो भी चैप्टर चलने वाला है वो पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर रहेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब दे आर हैविंग अ रेगुलर अरेंजमेंट। क्या था क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब? ऐसे सॉलिड दे आर विच आर हैविंग लॉन्ग रेंज रेगुलर अरेंजमेंट, जिनमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, वो भी पूरा थ्रू आउट द सॉलिड, जितना भी वो क्रिस्टल होगा, जितना भी वो सब्सटेंस होगा, उसमें पूरी तरफ वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा। ये बात तो क्लियर है क्रिस्टलाइन में। इसका उल्टा एमरफस में क्या था कि अरेंजमेंट तो रहेगा लेकिन लॉन्ग रेंज नहीं, थोड़ा अरेंजमेंट रहेगा, फिर ब्रेक होगा, फिर थोड़ा अरेंजमेंट, या फिर अनरेगुलर अरेंजमेंट बोला था हमने। तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जब बात करते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट हम ऐड करते हैं यहाँ पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म, मतलब दो तरीके की क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक छोटा डिफरेंस हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टल के टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। बेसिकली हम बात करें देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म में पहला फॉर्म है आइसोमॉर्फिज्म एंड सेकेंड टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, पॉली मतलब होता है अलग अलग, बहुत सारे है ना, मैनी। तो आइसो मतलब सेम, तो सेम मतलब क्या होगा यहाँ पर कि इसका मतलब होगा कि crystals of different substance, crystals of different substance have same arrangement या फिर स्ट्रक्चर। मतलब दो अलग अलग मटेरियल और उनका क्रिस्टल रहेगा सेम। क्या बोला मैंने कि दो अलग अलग मटेरियल दो रहेंगे, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म वो दोनों सेम स्ट्रक्चर शो करने वाले। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में, इसमें ये एक पॉइंट याद रखना है, एक और पॉइंट है वो बीच का पॉइंट में बाद में बताता हूँ। पहले एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल और एक नॉन मेटल, 1:1 रेशियो है मेटल का। अगेन तो इसमें देखो एटम का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। तो इसमें आपको एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जितने भी आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस है दे विल हैव केमिकल कंपोजिशन इन इक्वल एटम रेशियो। मतलब इनका एटॉमिक रेशियो कैसा रहेगा, देखो 1:1 है यहाँ पर भी, सोडियम इज टू फ्लोरीन 1:1, यहाँ पर मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन 1:1। तो हम इसमें यहाँ पर क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि दे विल हैव दिस मटेरियल्स will have सेम क्या है, एटॉमिक रेशियो। क्या है सेम एटॉमिक रेशियो इन देयर केमिकल कंपोजिशन। मतलब उनके केमिकल कंपोजिशन में जो उनका एटॉमिक रेशियो है वो सेम है। एक और एग्जांपल दिया है शायद वहाँ पर NaNO3, और यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके इसमें दिया सोडियम नाइट्रेट, साथ में क्या है इसके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखो यहाँ पर 3 एटम है, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। तो ये है 1:1:3 है। मतलब इनका एटॉमिक रेशियो सेम है। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, देखो दो सब्सटेंस, इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इन दोनों सब्सटेंस का मतलब सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके आप क्रिस्टल देखोगे और उसको आप स्टडी करोगे तो क्रिस्टल इनके एकदम सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे?
एकदम सेम रहेंगे। क्यों सेम है? देखो अब आप बोलोगे सर उनका सेम कैसे आ रहा है कंडीशन, हर क्रिस्टल तो अलग अलग टाइप से होना चाहिए था, उनका अरेंजमेंट अलग होना चाहिए था। जैसे हमने सॉलिड में बोला था कि सॉलिड हैव अ फिक्स अरेंजमेंट, हर एक सॉलिड मटेरियल का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, बट इनका देखो यहाँ पर एटॉमिक रेशियो सेम आ रहा है, इनका भी एटॉमिक रेशियो सेम आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। क्या है ये? आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी या आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल ऐसा बोलते हैं। समझ में आ गया? बात क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि डिफरेंट मटेरियल हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफरेंट मटेरियल हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा फिर? वन मटेरियल हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सिंगल मटेरियल या सिंगल सब्सटेंस शोइंग मोर देन वन टाइप ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट। मतलब कि सब्सटेंस एक ही है, सब्सटेंस एक ही है लेकिन वो अलग अलग अरेंजमेंट शो कर रहा है। अब इसकी कंडीशन देखो, अब एक सब्सटेंस जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल में मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है। एक कार्बन का एक एग्जांपल है, जैसे कार्बन, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं हम उसको? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, या इसको पॉलीमॉर्फ बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ्स। तो देखो बच्चों कि अगर पॉलीमॉर्फिज्म एक एलिमेंट ने शो किया, देखो कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन इज एन एलिमेंट, तो अगर एलिमेंट ने शो किया तो उसको एलोट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? इसको ही एलोट्रॉपी भी बोलते हैं हम, एलोट्रॉपी। क्या बोलेंगे हमसे? इट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। व्हेन इट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी? व्हेन द पॉलीमॉर्फिज्म इज शोन बाय एन एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है तो उसे हम एलोट्रॉपी बोलते हैं, और उसके जो फॉर्म्स रहेंगे उसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जैसे डायमंड, डायमंड है एक एग्जांपल, ग्रेफाइट दूसरा एग्जांपल, थर्ड फुलरेन, बकमिंस्टर फुलरेन बोलते हैं इसको, फुलरेन। ठीक है, अब कंडीशन है कि ये बनते कैसे, मतलब डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन बनते कैसे? तो ये क्या होता है कि नेचर में हर एक सब्सटेंस, अब जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो हम ज़मीन खोद कर ही निकालते हैं ना, मतलब मैक्सिमम नेचर से मिलती है। हाँ, या कार्बन कार्बन चेन फॉर्म इज देयर, बट जितने भी सब्सटेंस हमें मिलते हैं दे हैव सम अंडर डिफरेंट कंडीशन। मतलब कोई हम जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, कोई एयर से ले रहे हैं, कोई पानी से निकाल रहे हैं, तो ऑल द सब्सटेंस आर हैविंग सम डिफरेंट कंडीशंस। हर एक सब्सटेंस एक कुछ अलग अलग कंडीशन से गुजरता है। जमीन के अंदर कुछ बहुत सालों से रह रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर उसको मिला है, बहुत हाई प्रेशर मिला है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, मतलब किस पे डिपेंड करता है ये पॉलीमॉर्फिज्म? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ देयर, मतलब कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो डिपेंडिंग ऑन different conditions. This polymorphism depends on the conditions of origin. मतलब वो जहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर ग्रेफाइट बना होगा वहाँ की कंडीशन क्या थी, डायमंड जहाँ पर बना होगा उसकी कंडीशन अलग होगी, फुलरेन जहाँ बना होगा उसकी कंडीशन अलग होगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अब ये तो मैंने एलोट्रोप का एग्जांपल बताया, एक कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल है ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज अब कैल्शियम कार्बोनेट चॉक फॉर्म में भी रहता है, चौक हम अब जिससे हम चौक बोर्ड पे लिखते हैं वो, और जो ताजमहल है मार्बल, जो ताजमहल है वो भी एक कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म है। तो अब जो चौक है वो इट इज़ नॉट अ क्रिस्टल, वो क्रिस्टल नहीं, वो एमरफस में आता है एक्चुअली, बट वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म है, मतलब मार्बल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टोन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका एक फॉर्म रहेगा कैल्साइट। क्या फॉर्म है? कैल्साइट। और दूसरा फॉर्म क्या है? एरागोनाइट, ऐसा कुछ नाम है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है वो? है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन दो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे फॉर्म हो गए, अब दो ही लिखे हमने, समझ में आ रहा है? इसके बाद हमारा एक और एग्जांपल आपके पास में दिया हुआ है, ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ये हमारे वॉचेस में होता है। आप देखना कभी अपने वॉच को देखोगे, नॉर्मल वॉच, डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल वॉचेस जो एनालॉग वॉच जिसे हम कहते हैं, उस वॉच में देखना तो वहाँ पे लिखा होगा क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है आपके वॉच में, तो क्वार्ट्ज आर इन डिफरेंट फॉर्म। तो क्वार्ट्ज मतलब एक्चुअली सिलिका ही होता है, क्वार्ट्ज मतलब सिलिका ही होता है, SiO2 होता है ये, क्वार्ट्ज मतलब सिलिका। इसमें अलग अलग फॉर्म
अल्फा क्वाड्स, बीटा क्वाड्स, और भी बहुत सारे फॉर्म में आता है ये, ठीक है, क्रिस्टोबैलाइट फॉर्म, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म में आता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्रिस्टल अलग अलग टाइप के होते हैं, वो तो हमें पता कि क्रिस्टोबैलाइट, ओके, क्रिस्टोबैलाइट विल ऐड, तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म सिलिका के, मतलब एक्चुअली सिलिका या क्वार्ट्ज के बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म है। हमें आपकी बुक में सिर्फ 3 ही दिया है इसलिए, बट इससे भी और भी फॉर्म सिलिका जेल फॉर्म में होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज इससे याद क्या रखना है आपको, प्रॉपर्टीज, कि क्रिस्टल 2 प्रॉपर्टीज में आ सकते हैं, या तो आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी, मतलब 2 मटेरियल सेम स्ट्रक्चर शो करेंगे, या फिर एक मटेरियल मोर देन 2 स्ट्रक्चर शो करेंगे। बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक ये पॉइंट। इसके बाद फिर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको आप नोट करेंगे, एंड नोट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, तो बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल देखिए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल नहीं, एक्चुअली वो बस एक पॉइंट था, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म की, उस टाइप के भी क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि कितने टाइप के हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड बन सकते हैं, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे टाइप से आ सकते हैं, मतलब इसमें हम 4 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले, 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने वाले, तो पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन करने भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उनके बीच में डिफरेंस लिखने भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 4 पॉइंट्स लिख लेता हूं, मतलब 4 कौन से टाइप्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो व्हाट आर द टाइप्स, सबसे पहला टाइप है हमारा, एक एक करके हम पढ़ेंगे इनको सभी को डिटेल में। तो पहला है आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स। सेकेंड हमारे पास है कोवैलेंट सॉलिड, देखो। थर्ड है हमारे पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ओके, सॉलिड्स बोलो या क्रिस्टल्स बोलो, इसे हम सॉलिड्स भी बोल सकते हैं या क्रिस्टल्स भी बोल सकते हैं। आयनिक सॉलिड बोलो या आयनिक क्रिस्टल बोलो, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सी हियर बेसिकली दे आर सॉलिड, बेसिकली दे आर सॉलिड्स, बट हम उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लासिफाई करें तो आप उसको आयनिक क्रिस्टल्स भी बोल सकते हो, कोवैलेंट क्रिस्टल्स भी बोल सकते हो। सॉलिड्स और क्रिस्टल्स बोथ आर सेम। सी सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स का ही क्लासिफिकेशन हमने किया, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस, सॉलिड्स का ही क्लासिफिकेशन किया, उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन ही रहने वाले हैं, एमरफस की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। समझ में आया। लास्ट वाला रहेगा हमारा मेटल सॉलिड्स या मेटल क्रिस्टल्स, ठीक है। तो कहीं पर आपको क्रिस्टल मिल जाएगा, कहीं पर सॉलिड मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो क्रिस्टलाइन ही रहने वाले हैं। ये चारों के चारों क्रिस्टलाइन ही रहने वाले हैं, तो आप सॉलिड्स लिखो या क्रिस्टल लिखो, बात एक ही रहने वाली, ठीक है। तो एक एक करके हम पहले पढ़ते हैं, एंड देन फिर चारों का आप साथ में डिफरेंस आप लिख लेना। पहले हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला है हमारा आयनिक सॉलिड, देखो नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? सो आयनिक सॉलिड, आयनिक वर्ड से आपको क्या क्लिक होता है कि यहाँ ऐसे सॉलिड जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा, क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये बात ध्यान में रखो, देखो अब हमने बोला था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि NaCl, इसी के लिए है हमारे पास NaCl का एग्जांपल है, तो Na और Cl के बीच में भी एक बॉन्ड रहने वाला है, केमिकल बॉन्ड। हम सॉलिड्स में केमिकल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? देखो ये जो NaCl का बॉन्ड है और इसके साथ में एक और Cl और Na है, तो ये रहेगा नेगेटिव थोड़ा, ये थोड़ा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बॉन्ड है, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, तो ये जो बीच में इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हमने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर। और जो ये Na और Cl के जो बीच में बॉन्ड होता है, क्या याद है आपको? क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या कहते हैं उसको अपन? इंट्रामॉलिक्यूलर। ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर।
इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, तो हमें यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड की बात नहीं करने वाले हम। अभी जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में हम इनके एटम्स के बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, याद रखना। आयनिक सॉलिड्स का मतलब आयनिक बॉन्ड बनता है वो वाला सॉलिड नहीं, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनने वाले हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक रहेगा। तो किस में रहेगा? सबसे पहला कि आयनिक जो सॉलिड्स होंगे उसमें क्या रहना चाहिए? आयंस रहना चाहिए। तो ये जो आयनिक सॉलिड होंगे दे आर मेड अप फ्रॉम आयंस। अब आयंस बोले तो कौन से आयंस रहते हैं हमारे पास? कैटायंस एंड एनायंस। कौन से आयंस रहते हैं? कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस। अब देखो इनके साइजेस अलग अलग रह सकते हैं, कभी कैटायन बड़ा हो सकता है, कभी एनायन बड़ा हो सकता है, तो उसका साइज फिक्स नहीं होता, याद रखो। उनका साइज किस पे डिपेंड करेगा? कैटायन एनायन का साइज उनके एटॉमिक रेडियस पर। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो एटॉमिक रेडियस हाउ इट इज डिक्रीजिंग, हाउ इट इज इंक्रीजिंग, यू नो दैट, ठीक है। तो इट मे बी डिफरेंट इन साइज। ये बात याद रखेंगे कि साइज की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, हम सिर्फ चार्जेस की बात करें कि एक प्लस रहेगा, कैटायन प्लस रहेगा और एनायन माइनस। तो कैटायन विल बी प्लस चार्ज एंड एनायन विल बी माइनस चार्ज। इतनी बात क्लियर है। अब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आता है तो फिजिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, कूलम्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, कूलम्स लॉ आई थिंक। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या लगता है? कूलम्स लॉ लग जाता है। तो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके बीच में क्या रहेगा? इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या तो आप कूलम्स फोर्स बोलो, इसे हम दो नाम दे सकते हैं, या तो मैं उसको कूलम्स फोर्स बोल सकता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इसे थोड़ा सा हमें ज़्यादा हाई-फाई फिजिक्स आता है तो कूलम्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की कोई डिफिकल्टी? सबसे पहला क्या बताया कि उसमें आयन से बना होगा, जो सॉलिड्स आयन से बना है, सबसे पहली कंडीशन कि आयन से बना होना चाहिए, और उसके बाद उसमें कैटायंस आयन से बना है, मतलब उसमें कैटायंस आयन एनायंस आ जाएंगे, और उसके बाद उसमें कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ये पॉइंट इसके बेसिक है। तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम आयनिक सॉलिड बोलेंगे, और या फिर यही सब्सटेंस आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे, मतलब जिनमें ये प्रेजेंट है वही आयनिक क्रिस्टल बनाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और वो भी इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है, कौन सा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात चल रही है, क्योंकि हम तो क्रिस्टल्स की बात करें ना, बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर कि बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। समझ में आ गया? इतना नहीं समझ में आ रहा है? ओके, देखो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, मतलब आयनिक कंपाउंड, अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड वाले जितने कंपाउंड है वो सारे इसमें आएंगे। NaCl है, K2SO4 है, और भी बहुत सारे जितने भी, अब CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, अब जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनके बारे में हम लिख सकते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा कि ये NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसको हम आयनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किससे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पक्का वाला बॉन्ड है, ये टूटेगा नहीं कभी। ये NaCl का बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं। NaCl का हमको बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी तब जाके टूटेगा। लेकिन इसके साथ में अगर NaCl है दूसरा, ये Cl नहीं Na, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होगा। सी हियर, जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड बनेगा कैसे? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, तो Cl बन जाता है माइनस, ये बन जाता है प्लस, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बट यहाँ पर तो Na प्लस और Cl नेगेटिव ही होता है। ये हुआ अपना एक मॉलिक्यूल, ये हुआ अपना एक मॉलिक्यूल। ऐसा ही इसके नीचे दूसरा मॉलिक्यूल भी रहेगा, सारे मॉलिक्यूल एक के नीचे एक रहेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहेगा। तो एक Cl है नेगेटिव और यहाँ पर है Na पॉजिटिव, ये दूसरा क्रिस्टल हुआ। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं क्रिएट होगा, ये Cl और Na के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ये Na और Cl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं समझ में आ रहा है अभी? तो कैटायंस एनायंस समझ में आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा, मतलब NaCl
NaCl, ऐसे बहुत सारे रहेंगे, अरेंजमेंट होगा, और इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते जाएगा वहाँ पे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। दे आर सेम, बस नाम अलग अलग। कूलम्स ने बताया था उसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम थोड़ा हाई-फाई लैंग्वेज में उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। कूलम साइंटिस्ट का नाम है। ओके, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, क्या स्लाइस, मतलब बुक में वो दोनों नाम दिए, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए दोनों का नाम दिया, नहीं तो सिर्फ हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन कूलम्स ने वो डिस्कवर, मतलब कूलम्स साइंटिस्ट, आपको पता है कूलम्स लॉ आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, कूलम्स लॉ आता है, तो उसको कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कूलम फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बात क्लियर है, चीज़ें समझ में आई। अब देखो ये हुआ कि वो सब्सटेंस के बारे में हमने बोला कि आयंस रहते हैं, उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में बात नहीं करें, जो आयनिक बॉन्ड है उसके बारे में बात नहीं करना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया, तो यहाँ तो हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 कैसे अटैच रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में क्या बॉन्ड है उससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है, समझ में आ गया इतना। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसे रहेगी, तो देखो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला दे आर द हार्ड सब्सटेंस, मतलब बहुत हार्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत हार्ड। क्या रहते हैं? बहुत हार्ड रहता है। फर्स्ट थिंग, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दे आर हार्ड, दे आर वेरी हार्ड। अगेन, अब हार्ड तो रहते हैं, लेकिन अगर हम उसको हैमरिंग करेंगे, अगर हम उसको हैमर करते हैं या किसी प्रेशराइज करते हैं तो वो टूट जाएंगे, तो दे आर ब्रिटल। क्या बोलते हैं उसको हम? जो सब्सटेंस प्रेशराइज करने पर टूट जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। सो इट इज ब्रिटल बिकॉज ब्रेक इफ प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये तो आपने 10th में ही पढ़ा था, इफ प्रेशर इज अप्लाइड। ओके, तो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो सोचो नमक को अगर मुझे मेल्ट करना है तो क्या मैं तवे में रखकर उसको मेल्ट करूँगा तो नमक मेल्ट हो जाता है? नहीं, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई, सो दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका रेंज होता है 600 to 3000 डिग्री सेल्सियस। 600 to 3000 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली वो मेल्ट होने से पहले ही जल जाते हैं। नमक को अगर आप गर्म करते रहोगे वो जल जाएगा, काला काला हो जाएगा, लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम मेल्ट करना चाहिए तो मेल्ट करने के पहले ही वो डिकम्पोज हो जाएंगे, मतलब कुछ और ही बन जाएंगे। वो समझ में आ गया इतना पॉइंट? अब मेल्टिंग पॉइंट की बात क्लियर हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात मतलब वो क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या हीट कंडक्ट करते हैं। तो हीट कंडक्ट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उनके पास फ्री आयंस होने चाहिए। हमने अभी कहा कि क्रिस्टल फॉर्म में है, ये हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड की, तो सॉलिड NaCl एकदम क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसके आयंस एकदम फिक्स होते हैं, हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते, दे डू नॉट मूव। तो ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, आयंस है, चार्जेस है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि देयर इज नो फ्री आयन। So as there is no free ion, यहाँ पे क्या लिखेंगे? Due to no free ion do not, या फिर लिखेंगे poor conductor of heat and electricity, poor conductor of heat and electricity in solid state। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर हमने इसको किसी तरीके से मेल्ट कर दिया, किसी तरीके से अगर हमने इसको मेल्ट कर दिया, मोल्टन कर दिया, मतलब अगर मेल्ट कर दिया मतलब इसके बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, मेल्ट कर दिया मतलब इसके बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कैटायन एनायन फ्री हो गए। तो मोल्टन स्टेट में या फिर हम अगर इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, दो कंडीशन, अगर मैं इसको मोल्टन स्टेट में लेता हूँ तो इन मोल्टन स्टेट और इफ डिसॉल्व इन वाटर क्या होगा? दे विल हैव फ्री कैटायन एनायन मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, अगर कैटायन एनायन फ्री हो गए तो क्या करेंगे? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं वो? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
अरे 3 इडियट्स में तो एक ही तो चीज़ सीखे ना आप लोग, सॉल्ट वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सीखे कि नहीं सीखे? उतना भी नहीं सीखे 3 इडियट देख के, तो फिर क्या सीखे, है ना? तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट इज मोल्टन स्टेट, और इफ दिस आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, बिकॉज दे आर पोलर एंड दे आर इजिली डिसॉल्व इन वाटर, तो डिसॉल्व इन वाटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमको एक चीज़ क्लिक होती है कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब इन सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। देखो मोल्टन स्टेट मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए। तो इसमें हम ऐसे बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन क्या होता है कि एक लिमिट तक बढ़ेगी। क्या होगा? एक लिमिट तक बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर कुछ चेंज नहीं होगा। मोल्टन, अगर ये मोल्टन देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सॉलिड से मोल्टन, सॉलिड से लिक्विड का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम मोल्टन फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो मोल्टन फॉर्म में जाने के बाद क्या होगा? मोल्टन फॉर्म में जाने के बाद क्या होगा? इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं उसका और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा? और टेम्परेचर बढ़ाने से उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा कैटायन एनायन का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बट अप टिल सर्टेन लिमिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बट अप टिल सर्टेन लिमिट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? कोई डिफिकल्टी? तो क्यों लिखा है वैसा? जब वो मोल्टन स्टेट अटेन कर लेगा, जब ये सब्सटेंस मतलब आयनिक सब्सटेंस मोल्टन बन गया, जैसे NaCl सॉलिड है, उसको मैंने गर्म करके इसको लिक्विड बना दिया, तो लिक्विड में वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैं उसको और हीट करो तो फिर और उसका कुछ कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक के? तो बेसिक चीज़ें मतलब पहले समझना कि उसमें कौन से सब्सटेंस रहते हैं। पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे कि आयनिक सब्सटेंस से बना होता है, आयन से बना होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। समझ में आ गया? सभी क्रिस्टल्स के बारे में हम ऐसे ही बात करेंगे। समझा है? मज़ा नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग है, थियोरेटिकल टॉपिक है तो बोर हो लगता ही है, पर ठीक है, फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा। बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियसली लिख के याद करो, पॉइंट्स बना के याद करो, टेबुलर फॉर्म में याद करो। ठीक है, तो चलो इसको लिखो अच्छे से। लिखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वाला कोवेलेंट सॉलिड के बारे में बात करते हैं। ओके, तो पहला सॉलिड हमारा हुआ पहला क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड। सेकेंड की हम बात करते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल या फिर कोवेलेंट सॉलिड। तो देखो नाम से ही समझ रहा है कि हमें वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है या कोवेलेंट का कुछ आने वाला है। नाम क्योंकि कोवेलेंट था, जैसे पहले वाले में आयनिक था तो वहां पर आयनिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, वैसे ही सेम यहाँ पर कोवेलेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। लेकिन एक एक स्टेप में जाते हैं। जैसे हमने आयंस में पढ़ा कि पहला वो किससे बनता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट क्रिस्टल, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बोलेंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स या फिर क्रिस्टल्स किससे बनता है। देखो कोवेलेंट क्रिस्टल्स बनता है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इट इज मेड अप फ्रॉम एटम्स। याद रखना कि ये एटम से बनेगा। किससे बनेगा? एटम्स। अब कौन से एटम से बनता है? क्वेश्चन आता है कि कौन से एटम्स, तो ऐसे एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। देखो एटम्स के बीच में कोवेलेंट, हमने क्या पढ़ा था पहले, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? दो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है ना, दो सब्सटेंस। तो यहां पर क्या होगा कि दो एटम्स के बीच में, सेम टाइप के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। एटम्स which are covalently bonded, या फिर इसको हम बाउंडेड बोलेंगे, बॉन्डेड नहीं बोलेंगे, बाउंडेड। क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये हम फिजिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होने वाला है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। एंड ये जो एटम जब बॉन्ड बना लेगा पूरा, तो ये क्रिस्टल बनाएगा, एक पूरा क्रिस्टल बनाएगा। इसका एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कैसा एग्जांपल आएगा? डायमंड। इसके एग्जांपल्स पहले बता देता हूं मैं। इसके एग्जांपल्स आते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज। मतलब सिलिका मतलब क्वार्ट्ज का जो एग्जांपल है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आपने शायद डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर 11th में पढ़ा है, क्या आपको याद है डायमंड और ग्रेफाइट का? तो एक स्ट्रक्चर देखो, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक कार्बन ये सेंटर वाला कार्बन दूसरे 4 कार्बन को ऐसे अटैच होता है। सपोज ये सेंट्रल कार्बन है तो यहाँ पर एक कार्बन रहेगा, यहाँ पर एक कार्बन रहेगा, यहाँ पर एक कार्बन रहेगा और यहाँ पर एक कार्बन रहेगा। फिर ये ऐसे ही 3 को अटैच,
ये ऐसे ही 3 को ऐसे स्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा, इसमें मतलब चेन बनते रहेगी। 1 कार्बन इज अटैच टू अदर 3 कार्बन ऐसे मतलब चेन बढ़ते रहेगी। 3 की 4 कार्बन। हाँ, तो डायमंड में 1 कार्बन अटैच विद 4 कार्बन, तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बराबर सेटल हो जाते हैं। कोई कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन सेटल हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, पहला कंडीशन कि ये एटम से बनता है, लेकिन एटम्स कौन से, जिसमें जो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हो सकते हैं। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता वो एटम में नहीं होगा। तो इसलिए इसकी एग्जाम्पल बहुत फिक्स है, जैसे कार्बन का डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये एग्जाम्पल फिक्स है, ठीक है। अगेन अब ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, पूरे फिक्स है, तो क्या होता है इसमें, अगर हम इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है, तो कोवेलेंट, अब पहले तो एटम हो गया, बॉन्ड कौन सा है इसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, नाम क्या है इसका, कोवेलेंट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नाम भी कोवेलेंट है ना। पहला तो ये किससे बनता है, एटम से बनता है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट हो गया। इसके बाद में अब इसकी प्रॉपर्टीज, जिसे हमने आयनिक पढ़ा, सब में हम वैसे ही पढ़ेंगे कि एटम से बना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में रहता है, इनकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, पता है आपको। तो दे आर द वेरी वेरी हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्रिस्टल बोल सकते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इसी से बनते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्यों बनते हैं इससे, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्पैक्ट और सिस्टमैटिक होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट कैसा होता है, इज सॉफ्ट। इसकी कंडीशन आपको पता है कि ग्रेफाइट में क्या होता है, कि ग्रेफाइट में 1 कार्बन 3 कार्बन को अटैच होता है, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। एंड ग्रेफाइट में नंबर ऑफ लेयर्स बनती है, क्या होता है ग्रेफाइट में, लेयर्स बनती है, लेयर बाय लेयर, तो उनकी लेयर के बीच में गैप होती है, इसलिए ग्रेफाइट एक सॉफ्ट क्रिस्टल बनाता है। बात ध्यान में रखना, डायमंड में वैसा नहीं होता। 1 कार्बन बाकी के 4 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन बाकी के 4 कार्बन से अटैच है, तो जो क्रिस्टल बनेगा एक सिस्टमैटिक क्रिस्टल बनने वाला है। और ग्रेफाइट में क्या हो रहा है, ग्रेफाइट में 1 कार्बन 3 कार्बन को अटैच है, तो उनमें एक ऊपर की चेन बनेगी, नीचे की चेन बनेगी, और वो चेन अटैच होगी एक दूसरे से, तो ये चेन के बीच में गैप होगा, इसलिए ये ब्रेक हो सकता है इजीली। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। देखो अब ये तो फिक्स पैक है ना, गैप नहीं है। जैसे डायमंड का एग्जांपल मेन लेते हैं, तो दे आर पैक, पूरा पैक होता है, तो दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। क्या आएगा, इनकॉम्प्रेसिबल, तो थोड़े से भी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते इसको, मतलब थोड़ा सा भी कॉम्प्रेस नहीं होगा ये सॉलिड। अगर हम कोवेलेंट क्रिस्टल की बात करते हैं, अगर हम उसको कॉम्प्रेस करने जाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा, कॉम्प्रेस नहीं होता, मतलब कुछ भी उसको, जैसे डायमंड तो ब्रेक ही नहीं होता है, डायमंड इस ब्रेक नहीं कर सकते डायमंड को। देन इसके बाद में अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, तो अब देखो ये इतने डेंजर है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कितनी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी इसका होता है, तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि इसका रेंज देखो कितना है, 1200 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसमें जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स आएंगे, कोवेलेंट क्रिस्टल्स आएंगे, वो 1200 टू 4000 डिग्री सेल्सियस में आएंगे। बट इसमें भी एक्सेप्शन, मतलब इस एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, तो ग्रेफाइट का उतना ज़्यादा नहीं होता, बट ग्रेफाइट इज ऑल्सो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए ग्रेफाइट को हम एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जैसे अब जो बड़ी जो कंपनीज में मशीन्स चलती है, लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई मशीन वर्क करे कंटिन्यूसली तो फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कुछ ऑयल यूज़ करते हैं। तो ऑयल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, मशीन्स तो 400, 500, 1000 के ऊपर काम करेगी, तो ऑयल क्या होगा, जल जाएगा। क्या होगा, अब कुछ ऑयल रहते हैं जो हायर टेम्परेचर पे भी सस्टेन करते हैं, 1000 तक रहते हैं, पर 1000 के ऊपर क्या होगा, 2000 तक करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अगर करना हो तो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हम वहाँ पर ग्रेफाइट के पार्टिकल्स डालते हैं, ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है ना, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, प्लस उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। डायमंड करेंगे तो मशीन ही टूट जाएगी, अगर डायमंड यूज़ करते हैं तो डायमंड यूज़ करेंगे तो मशीन ही टूट जाएगी ना। बात समझ में आ रही है। अब ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वेरी पुअर कंडक्टर
ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही पुअर कंडक्टर है, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट ही नहीं करते। क्या नहीं करते? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, बताओ मुझे। बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मोबाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मोबाइल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना चुके हैं पूरे, तो वो हिल नहीं सकते, मोबाइल, दे आर नॉट मोबाइल। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर नॉट मोबाइल, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मोबाइल। एंड अगर क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर नॉट मोबाइल, देखो तो यहाँ पर हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल के बीच में नेटवर्क सॉलिड लिखा है, नेटवर्क क्रिस्टल। तो कभी कभी कोवेलेंट क्रिस्टल को नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है, ध्यान में रखना नेटवर्क। तो क्यों नेटवर्क का? क्योंकि एक एटम बाकी के साथ में ऐसे नेटवर्क बनाता है, ऐसे ऐसे नेटवर्क बनाता है, तो ये आगे नेटवर्क बनाएगा ऐसे ऐसे, तो ये नेटवर्क बढ़ते जाएगा, नेटवर्क की चेन बढ़ते जाएगी। तो कोई भी फ्री एटम नहीं रहेगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसलिए बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, मतलब ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ग्रेफाइट की हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं जिसमें ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एंड जो हमारा डायमंड है ये हीट कंडक्टर है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो डायमंड कंडक्ट हीट, डायमंड कंडक्ट्स हीट। तो ये एक्सेप्शन है थोड़े से, बात समझ में आ रही है कोवेलेंट सॉलिड्स की? कोई डिफिकल्टी इसमें? बड़े मतलब बहुत पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। सबसे पहला किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनके बीच में। बाद में बस उसकी प्रॉपर्टीज कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो हार्ड है रहेंगे, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। फिर कॉम्प्रेस हो रहे कि नहीं हो रहे, तो दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एंड कंडक्टिविटी, दे आर पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? अब देखो इसमें भी वही पॉइंट आता है जो हमने आयनिक सॉलिड में लिखा। आयनिक सॉलिड में हमने क्या लिखा था कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन उसकी कंडक्टिविटी कैसी थी? जब तक वो मोल्टन फॉर्म में नहीं जाएगा, जब तक आयनिक सॉलिड मोल्टन, आयनिक क्रिस्टल मोल्टन लिक्विड नहीं बन जाएगा, तब तक वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। ये बात ध्यान में आई। बट यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करें तो ये थोड़े से कंडक्टर बन जाते हैं। इफ यू इंक्रीज लिटिल टेम्परेचर, तो बिना मेल्टिंग के ये कंडक्ट करते हैं, बट अगर मेल्ट हो गए तो फिर कंडक्ट नहीं करते। वहाँ पे क्या था? मेल्ट करने के बाद कंडक्ट करते थे और ये मेल्ट होने के पहले कंडक्ट करते हैं। तो इससे हमको चेक कर सकते हैं कि अगर आपको चेक करना है कि दो सॉलिड दिए हुए हैं, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, या आयनिक क्रिस्टल या फिर कोवेलेंट क्रिस्टल, तो आपको डिस्टिंग्विश करना है, चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवेलेंट। तो क्या करेंगे? दोनों को पहले इलेक्ट्रिसिटी लगा के रखेंगे, दोनों को हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो जो मेल्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जो मेल्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो रहेगा आयनिक क्रिस्टल, और जो मेल्ट होने के पहले ही कंडक्ट करना चालू कर देगा वो रहेगा कोवेलेंट क्रिस्टल। समझ में? तो दे कंडक्ट, मतलब इसमें दे आर वेरी, कभी इट इज वेरी रेयर कंडीशन, मतलब बहुत कम टाइम में होता है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ टेम्परेचर इंक्रीज बट बिफोर मेल्टिंग। क्या होगा? बिफोर मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग के पहले वो कंडक्ट करेगा। बट आयनिक सॉलिड इसका उल्टा था, मेल्टिंग होने के बाद वो कंडक्ट करता था। बात समझ में? इससे आप चेक कर सकते हो कि ये कोवेलेंट क्रिस्टल है और दूसरा आयनिक है। अगेन इसमें आपके बुक में इंपॉर्टेंट दिया है कि डायमंड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप 11th के बुक से देख लेंगे। अगर उसमें कोई डिफिकल्टी है आप लोगों को तो फिर कमेंट में बताओ मुझे, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा क्योंकि वो 11th का पार्ट था। बट आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है, डू यू रिकॉल, तो उसमें आप एक बार 11th के बुक से चेक कर लेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर। बस उसमें याद रखना कि डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चलो इसको नोट करेंगे, फिर हम थर्ड कौन सा है हमारा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात करते हैं फिर। तो अब तक हमने आयनिक क्रिस्टल देखा, कोवेलेंट क्रिस्टल देखा, अब चलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, अब देखो नाम ही मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है तो किससे बना होगा वो? मॉलिक्यूल से। तो ये बनता है मॉलिक्यूल से, बट ध्यान में रखना इट इज मेड अप फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक, दोनों हो सकते हैं।
कैसे? मोनोएटॉमिक मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जैसे एग्जांपल H2 है, O2 है। पॉली एटॉमिक में HCl, CO2, बहुत सारे। मोनोएटॉमिक में और भी हम जैसे हमारे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस भी हम इसमें ले सकते हैं, बट मॉलिक्यूल फॉर्म में होना होगा वो, ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्म में। अब देखो, अब ये मॉलिक्यूल फॉर्म्स में रहता है, ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। आप बोलोगे सर ये तो गैसेस फॉर्म में होते हैं, है ना? पॉली या डाई कोई भी चलेगा, मतलब डायटोमिक क्यों नहीं बोला? क्योंकि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मोनोएटॉमिक या तो सिंगल एटम वाले या एक से ज़्यादा एटम वाले, कोई भी चलेंगे। अब ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट्स जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे, मैक्सिमम गैसेस है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आप बोलोगे ये सर ये तो सॉलिड है नहीं, तो इनको जब हम सॉलिड बनाएंगे, इन सब सब्सटेंस को हम जब सॉलिड बनाएंगे तब ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनेंगे। बात समझ में आ रही क्या? इसमें वाटर का भी एग्जाम्पल आता है। वाटर भी एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मतलब वाटर मतलब आइस, वाटर मतलब आइस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमको समझ गया कि ये मॉलिक्यूल से बनेगा। अब मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कुछ होता नहीं। जैसे हमने आयनिक में पढ़ा था, उसमें आयंस थे, इसके लिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाए तो लाए कैसे? तो आप याद करेंगे कि 11th में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, देयर इज अ फिजिकल फोर्सेस, एक वैंडरवाल फोर्स नाम पढ़ा था हमने, याद है आपको बच्चों? तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिस्टल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या? और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आपने अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। वैंडरवाल फोर्स के अलग अलग टाइप पढ़े थे। डायपोल डायपोल मूवमेंट, डायपोल डायपोल पढ़ा था, डायपोल इंड्यूस डायपोल पढ़ा था। तो यहाँ पर हम एक दो देखते हैं, दो तीन ही पढ़ेंगे। पहले हम वीक वैंडरवाल फोर्सेस, मतलब हम पढ़ते हैं पहले कि जिसमें सिर्फ वैंडरवाल फोर्सेस क्रिएट होते हैं, या पहले हम ठीक है, पहले हम सिर्फ वैंडरवाल फोर्सेस, कैसे रहेंगे, किस में रहेगा? जैसे कि हमारा CO2 है, वीक वैंडरवाल फोर्सेस, जिसमें कोई मतलब जिसमें कोई आयंस नहीं, कोई चार्जेस नहीं बन सकते, जो जिसमें कोई डायपोल नहीं है। क्या हमने कहा था? जिसमें कोई डायपोल नहीं है, जैसे मीथेन है CH4, इसमें कोई डायपोल नहीं होता है। तो CH4 का अगर मेरे पास अगर सॉलिड बनेगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला है, हमने क्या कहा था कि देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल। चाहे दुनिया में कोई भी पार्टिकल हो, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये मीथेन नॉर्मल कंडीशन में गैसेस फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में होता है। लेकिन अगर मैं इसको ठंडा कर दूं, कॉम्प्रेस करके ठंडा करूं, तो ये क्या बनेगा? सॉलिड बन जाएगा। मीथेन का भी सॉलिड बनेगा। तो ये जो सॉलिड रहेगा, उसके बीच में जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स है, मीथेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वैंडरवाल फोर्स। समझ में आ रहा है? ये एक टाइप हुआ। ऐसे ही डायपोल डायपोल वाले भी रहेंगे, मतलब एक हो गया वैंडरवाल, एक रहेंगे डायपोल डायपोल वाले। अब डायपोल किस में आता है? डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो डायपोल डायपोल के लिए कंडीशन क्या रहती है कि उसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बनना चाहिए, है ना? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो इसमें एग्जाम्पल आता है HCl का, मतलब इसके एग्जाम्पल आप पहले ही पढ़ चुके हो। जब हम HCl को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मली HCl क्या होता है? लिक्विड फॉर्म या फिर गैसियस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। याद रखो, HCl नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम उसको ठंडा करें, कॉम्प्रेस करें, तो क्या होगा? बर्फ सॉलिड बन जाएगा। सिंपल है ना? ठंडा करते तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, सॉलिड बन जाएगा। तो इट विल फॉर्म अ डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या होगा? HCl के बीच में डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनता है? H में पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, Cl में पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, जिसको हमने डायपोल डायपोल पढ़ा था। हम यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटेल में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमारा टॉपिक है क्रिस्टल। तो बस हम बता रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, किससे बना होता है? मॉलिक्यूल्स से। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में वैंडरवाल फोर्स होता है। अब ये वैंडरवाल फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल वीक वैंडरवाल फोर्स बोलते हैं हम, इसको हम लंडन फोर्स बोलते हैं, वीक वैंडरवाल फोर्स, या फिर इसको हम लंडन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है, लंडन फोर्स होता है। और दूसरा डायपोल डायपोल बोला मैंने, दूसरा डायपोल डायपोल। और थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर हमें बहुत कंफ्यूज करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है थर्ड वाला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिख देते थर्ड वन। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है ना? मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कौन से मॉलिक्यूल्स में लगा सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए याद रखना बच्चों कि उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। पहला पॉइंट क्या रहेगा?
पहला पॉइंट क्या रहेगा कि हाइड्रोजन तो चाहिए तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि इन तीनों में से फोन आप लोगों को तो बहुत प्यारा है, तो फोन मतलब FON, PHONE वाला फोन नहीं, FON। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन और N मतलब नाइट्रोजन। अगर इन तीनों में से H के साथ कोई आता है, जैसे H2O है, तो H2O कैसे बनेगा, HO, इसके साथ में अगर दूसरा एक और मॉलिक्यूल है, इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर HF रहता तो HF के बीच में भी ऐसे HF है, एक FH है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको पता है। इसलिए आइस की प्रॉपर्टी, तो वाटर भी इसमें आएगा एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर बोला है, वाटर का है, H2O का एग्जाम्पल है, HF का एग्जाम्पल है, NH3 का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है। ये जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स थे, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स पढ़े थे शायद स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, तो ये सारे के सारे ये सभी के सभी किस में आएंगे, हमारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में। किस में आएंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में। मतलब ये है तो मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल है ये सब। NH3 भी एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल मतलब मेड अप फ्रॉम डिफरेंट एटम से बन के एक जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स में, मतलब एक मॉलिक्यूल 1, दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, जो कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इसकी वजह से पहला तो मॉलिक्यूल से बनता है, दूसरा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज। दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि जितने भी हम क्रिस्टल्स की बात करें, पहला वो किससे बना हुआ है और उन क्रिस्टल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज में देखो बच्चों कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये सारे के सारे बहुत ही वीक होते हैं। वीक मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने बोला था कि आयनिक सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग या हार्ड होते हैं, तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर। क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर। तो इसका आएगा पहला सॉफ्ट, मोस्टली सॉफ्ट होते हैं। अब देखो अगर हम ये सॉफ्ट तो है, अगर हम इसकी स्टेट की बात करेंगे कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में, ये तो मैंने ठंडा सॉलिड की बात की कि सॉलिड रहते हैं तब क्रिस्टल रहते हैं ये सब, वाटर, आइस। अब पानी को अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या रहता है, वो सॉलिड रहता है कि लिक्विड रहता है। आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बर्फ मिल जाता है, आपने पानी रख दिया अभी वाटर बॉटल में, तो क्या वो बर्फ रहता है या नहीं रहता। तो सिंपल पता है आपको कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में पानी वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। और जितने भी मैंने यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में एग्जांपल लिखे, या तो वो गैसियस स्टेट में होते हैं या फिर लिक्विड। मतलब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्या लिखेंगे हम, एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। आपको पता है केमिस्ट्री में हम NTP से डिनोट करते हैं, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, मतलब रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या होता है, दिस दे आर गैसेस और हाईली वोलेटाइल लिक्विड। या तो वो गैसेस होते हैं या तो हाईली वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं, जैसे वाटर भी जल्दी से इवापोरेट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो इवापोरेट, अगर आप ओपन वाटर रख दोगे तो इवापोरेट हो जाएगा। तो जितने भी ये एग्जांपल है ये जल्दी इवापोरेट, या इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है, ध्यान में रखना। तो इसमें अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो अब हमको यहाँ पे समझ ही गया कि ये तो बहुत लो होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट। दिस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या हुआ, हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका रेंज क्या है देखो, -272 टू 400 डिग्री सेल्सियस। कितना रेंज रहता है, -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है, सॉफ्ट बता दिया, दिस वन इज ओके। और कोई पॉइंट है इसमें, कंडक्टिविटी के बारे में सोचो। इसमें तो कोई आयन नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ नहीं है, कंडक्ट कैसे करेगा ये, तो दे आर वेरी पुअर कंडक्टर, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर को ही हम दूसरे वर्ड से इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर मतलब जो कंडक्ट नहीं करता। इंसुलेटर या फिर इसका इंसुलेटर का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टर्स।
गुड इंसुलेटर का मतलब ही बैड कंडक्टर हुआ ना। देखो कंडक्टर का अपोजिट, कंडक्टर का अपोजिट है इंसुलेटर, तो ये बैड है तो ये गुड होगा ना। सो एज इट इज अ बैड कंडक्टर इट इज अ गुड इंसुलेटर। बैड कंडक्टर मतलब हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, इंसुलेटर मतलब वो हीट को जाने नहीं देता, तो अच्छे से वो जाने नहीं देता। समझ में आया क्या? बात क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ तक के मतलब क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है कि किससे बनता है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तीन टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंडन फोर्स है, डायपोल फोर्स है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके ऊपर आपको अलग अलग एग्जांपल ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी सॉफ्ट है, मेल्टिंग पॉइंट लो है एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करता। बात क्लियर है? अब इसमें भी देखो वाटर कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्ट करता है, बोलोगे वाटर तो करता है बट वो आइस के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। याद रखना, जब वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जब वो प्योर फॉर्म में तब कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको आप फिर अब नोट कर सकते हो। समझ में आ गया? ओके, सो 3 पॉइंट हो गए, 3 टाइप के क्रिस्टल्स हमने देख लिए। अब हम लास्ट क्रिस्टल्स की बात करते हैं, दैट इज मेटालिक क्रिस्टल। नाम से ही समझ रहा है कि मेटालिक क्रिस्टल है मतलब मेटल का कुछ ना कुछ यहाँ पर आने ही वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो क्रिस्टल किससे बनते हैं, तो ये क्रिस्टल्स बनते हैं मेटल से। किसके बनेंगे? मेटल के एटम से। तो इसमें जो कंपोनेंट्स आएंगे तो इट इज मेड अप फ्रॉम मेटल एटम्स। ये मेटल के एटम से बना होगा, ध्यान में रखना है कि ये मेटल एटम से बना होगा। अब सेकेंड पॉइंट होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, है ना। सीधी सी बात है कि मेटल एटम्स है तो मेटल एटम्स के बीच में पकड़ने वाला कौन है? सॉलिड, क्योंकि हमने सॉलिड में पढ़ा था कि देयर इज अ फिक्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सिंपल है, अब मतलब याद भी नहीं करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मेटेलिक बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मेटेलिक बॉन्ड। देखो याद भी नहीं करना है, इसमें पूरा मेटल मेटल ही हो गया। ये तो कंपोनेंट्स भी मेटल है, बॉन्ड भी मेटल है, खत्म, है ना। तो ऐसे नहीं है, मतलब मेटलिक एटम्स किस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, मेटलिक बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेटल के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल क्यों होते हैं। देखो कभी हम बात करते हैं जैसे सोडियम का है, अगर सोडियम या पोटेशियम का, सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम सोडियम का। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है, 281। ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये मैंने सोडियम का ही बताया। वैसे सभी मेटल्स में, लगभग सभी मेटल में ऐसा एक ना एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, जिसकी वजह से उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री होता है। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन वो फ्री होता है और बाहर वो थोड़ा फ्री खुले में घूमते रहता है। बात समझ में नहीं? तो अगर मेरे पास ऐसे एक सब्सटेंस है, पूरा सोडियम ले लिया मैंने मेटल, तो कोई भी मेटल हो तो ये मेटल ऐसे अरेंज रहेगा पूरा इस तरीके से, इस तरीके से पूरा अरेंज रहेगा। मेटल के एटम रहेंगे, कोई भी मेटल, अब एम मतलब मेटल लिख रहा हूँ मैं, गलत मत समझो, ठीक है, गलत मत समझो। एम मतलब मेटल है यहाँ पर। तो जितने भी मेटल के सब एटम्स रहेंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब दे आर हैविंग आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ा फ्री होता है। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, मतलब एटम से बाहर निकल जाएंगे और इनको कैटायन बना देंगे। ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैटायंस, और इसके अंदर बाहर क्या हो जाएगा, मतलब ये एटम्स तो हो जाएंगे आयन में, कैटायन बन जाएंगे पॉजिटिव, और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे यहाँ पर फैल जाएंगे। पूरे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे यहाँ पर फैल जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव मेटल अरे, पॉजिटिव मेटल अरे। अरे मतलब एक लाइन, अरे मतलब एक सीक्वेंस में जब हम उसको अरेंज करते हैं तो अरेंजमेंट, अरे, ठीक है। मेटल अरे प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन सी। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन का सी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में हमने कैटायन डाल दिए। या फिर आप कभी कभी इसको ऐसा भी बोलते हैं कि मेटल कैटायंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन सी, ऐसा भी बोल सकते हैं। मेटल अरे या फिर मेटल कैटायन, कि जो भी मेटल की कैटायन है, क्योंकि मेटल कैटायन ही बनाता है, पता है आपको, पॉजिटिव आयन ही बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन फ्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मोबाइल। दिख रहा है क्या आपको, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मोबाइल। क्यों फ्रीली मोबाइल, तो ये कंडीशन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मोबाइल। ध्यान में आ रहा है? इससे ही हमारी सारी प्रॉपर्टी डिसाइड हो जाती है।
क्या प्रॉपर्टी डिसाइड होगी? कंडक्टिविटी की एक प्रॉपर्टी डिसाइड होती है इससे हमारी, क्या है कंडक्टिविटी? क्या बोलेंगे फिर हम? मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बात ध्यान में रहेगी आपको। क्यों रहता है इसका रीजन बताया कि दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, इलेक्ट्रॉन सी में वो प्रेजेंट होते हैं, मेटल कैटायंस। बात क्लियर? इसके बाद अगर हम हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो इसमें वेराइटीज है। देखो सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, आपने पढ़ा है एक्सेप्शन सोडियम, तो सॉफ्ट टू हार्ड मतलब इसमें सॉफ्ट भी मिलते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट भी होंगे और कुछ क्रिस्टल्स हार्ड भी होंगे, तो इसमें वेराइटी मिलती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेरी सॉफ्ट टू हार्ड, मतलब सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। अगेन मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी, क्या है मेल्टिंग पॉइंट? वेरी फ्रॉम कितना टेम्परेचर है? वेरी फ्रॉम दिया हुआ टेबल में, इट्स वेरी फ्रॉम माइनस, आई थिंक -32, कितना है? -39 to 1400 डिग्री सेल्सियस, 3400, सो -39 to 3400 डिग्री से मतलब इतना लो डिग्री सेल्सियस से इतना हाई तक जा सकता है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट भी है और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये प्रॉपर्टीज मतलब जो हमने बाकी के साथ कंपेयर किया, बाकी के टर्म्स के बारे में बात की, वही सारे पॉइंट्स हमने कंपेयर किया। ये बात समझ में कि वो सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी होता है, मतलब कम से लेकर हाई मेल्टिंग पॉइंट तक होता है। और अब इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है मेटल की जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं 8th में, 9th में, 10th में। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी? मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर हम बात करते तो सो सबसे पहला तो प्रॉपर्टी की लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब चमकीला। तो दिस मेटल्स आर वेरी शाइनी इन बिहेवियर, मतलब अगर न्यू मेटल या उसको अगर आप उसका कवर मतलब अगर उसका सरफेस क्लीन है तो वो चमकीला होता है। कॉपर हो, आयरन हो, कोई भी मेटल अगर उसका सरफेस क्लीन हो तो वो चमकीला होता है। अगर सरफेस में एब्जॉर्प्शन हो गया या फिर रिएक्शन हो गई तो फिर वो नहीं होता। ठीक है, या शाइनी, मेटल्स आर शाइनी, लस्टर्स। सेकेंड पॉइंट मैं लिखता हूँ इसमें, दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है कि कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। मेलेबल का मतलब याद रखना कि शीट्स में ड्रॉप बना सकते हैं उसको, उसके शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब उसके हम वायर बना सकते हैं। क्या बात क्लियर है? एंड इसमें एक और प्रॉपर्टी की, जब हम उस मेटल को अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो उसकी स्पेशल साउंड होती है। मेटल को अगर हम तो उसको हम बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी। वेरी गुड, सोनोरस प्रॉपर्टी। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो मैंने यहीं पर बता दी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहीं पर बता दी। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ में आ गया इतना पॉइंट? कोई डाउट डिफिकल्टी? मतलब मेटल से एटम के बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब ये मेटेलिक बॉन्ड बनता किससे? याद रखना कि ये जो कैटायन है वो पॉजिटिव है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, देयर विल बी मेटेलिक बॉन्ड। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी इसमें? तो बहुत ही सिंपल था ये। तो यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल खत्म होते हैं। इसके बाद हमारा चालू होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट इमेजिनेशन वाला पार्ट, जो कि है क्रिस्टल, दैट इज कि सी हियर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे प्रेजेंट है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन का सी बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन सी में कैटायंस प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज क्लियर। तो फिर हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रिस्टल लैटिस एंड किस तरीके की स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, ऑलवेज नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसको लिख कर ही जाना है।